नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। हम क्षेत्रमिति चैप्टर कर चुके थे, वो 2D से रिलेटेड है, ठीक है। और आयतन जो चैप्टर है बुक में वो 3D से रिलेटेड है। दोनों मेंसुरेशन के ही टॉपिक हैं, 2D और 3D। तो ठीक है, त्रिभुज, वृत्त, ये हम आयत और वर्ग ये हम पढ़ चुके थे। तो अब घन, घनाभ, बेलन, गोला ये पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। बेसिक में आपको क्वेश्चन के साथ ही कंप्लीट करवाता चलूंगा। एक डिब्बे की माप 10 × 8 × 6 है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है। देखिए लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से रंग लगाने का खर्च कितना होगा। ठीक है, ये 2 रुपये प्रति वर्ग, मतलब देखो क्या कह रहा है वो कि संपूर्ण पृष्ठ पर उस पर क्या करना है, हमारे को रंग लगाना और 2 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो घनाभ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो निकाल लीजिए। यहाँ क्या दे रखा है हमें, लंबाई तो क्या है 10, तो रख दीजिए यहाँ 10 × 8, चौड़ाई 8 दे रखी, प्लस में चौड़ाई कितनी 8 और ऊंचाई कितनी 6। इसी तरह ऊंचाई कितनी 6 और लंबाई कितनी है 10। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा हमारे पास 280 प्लस 8×8 = 48 प्लस 60, कितना हो जाएगा ये 60 और 80 140, 140 और 48 188। तो जब 2 को आप 188 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 376 वर्ग मीटर। सॉरी, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो मीटर स्क्वायर, आयतन निकालेंगे तो मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये क्या आया हमारा मीटर स्क्वायर, 376 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्चा आता है, तो टोटल कितना है प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है 2 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हमारे पास 376। तो 376 का खर्च कितना आएगा 376 × 2। तो ये कितना टोटल खर्च कितना आ जाएगा हमारे पास 376 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 752 रुपीज़। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ये आपका कुछ ऐसा होता है ना, ये तो एक तो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, इसके इसके पीछे एक और भुजा होगी, तो ये 2 × लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। और क्या हुआ फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई में क्या आएगा, ये चीज़ आ रही है, तो ये उसके पीछे भी तो एक फलक होगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ठीक है, ये 6 फलक होते हैं, 6 ही फलकों का हम यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं अलग अलग से। ठीक है, अगर इसी की जगह अगर हम घन लेते हैं तो घन में क्या हो जाता है, सभी भुजाएं समान होती है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अगर घन होता तो घन की कंडीशन में क्या आता 6 भुजा स्क्वायर। कैसे आता 6 भुजा स्क्वायर, अब देखिए ये 2 तो बाहर था, ये क्या हो जाता भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये भी क्या हो जाता है ए स्क्वायर, और ये भी क्या होता है ए स्क्वायर। ये तीनों मिलके क्या हो जाते हैं 3a स्क्वायर। और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। मतलब क्या कह रहा है ये क्या है, एक घनाभ है, इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई कितनी है 5 मीटर है। और क्या पूछ रहा है वो कि सब इसमें इस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो लब से सबसे लंबी छड़ की लंबाई मतलब वो विकर्ण पूछ रहा है। तो घनाभ का विकर्ण, सीधी सी बात है कि कमरे में सबसे लंबी रखे जा सकने वाली अगर छड़ पूछ रहा है तो हमारे को यहाँ क्या निकालना है, विकर्ण, विकर्ण निकालना है। तो घनाभ के विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। लंबाई कितनी दे रखी है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। चौड़ाई कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और ये क्या इतना 5 मीटर ऊंचाई दे रखी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। रूट में टोटल वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 225। तो 225 जब रूट को सोल्व करोगे तो विकर्ण क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण ये था। अगर इसी जगह आपको घन का विकर्ण पूछा होता, ठीक है, साथ के साथ में आपको बताता चल रहा हूँ,
तो क्या होता, घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है ना, तो घनाभ का घन का विकर्ण क्या हो जाता है हमारे पास, ये उसको ए मान लेता हूँ मैं भुजा को स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता, तीनों भुजाएं बराबर, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास में √3 a। इस देखो ये क्या होता है इधर, √3 में ए स्क्वायर आता, √3 तो ये सेपरेट और ए स्क्वायर का क्या हो जाता है ए, तो घन का विकर्ण क्या होता है हमारे पास √3a। ये भी फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। एक घनाकार कमरे की माप 20 मीटर है, तो इसमें रखी जा सकने वाली बांस की अधिकतम माप क्या होगी। देखो वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया था, घनाकार कमरा मतलब क्या है, घन, और क्या कह रहा है इसमें, इसमें रखे जा सकने वाला सबसे अधिकतम माप का बांस कौन सा होगा, तो इससे जाहिर सी बात है वो क्या पूछ रहा है इसमें, घन का विकर्ण पूछ रहा है। और अभी मैंने आपको पीछे बताया था घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, भुजा लिख लो चाहे ए लिख लो, तो ठीक है, कितनी देर की भुजा की लंबाई हमें √3 इंटू 20, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या निकल के आ गया हमारे पास, देखो √3 को और आप क्या लिख सकते हो 1.732 इंटू 20, ठीक है, तो इसको और मल्टीप्लाई कर लो आगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो क्या आएगा 4 6, ये जीरो तो है, जीरो इसको लिख दो, 4 6 14 का 4 हासिल ऊपर 1 3, तो ये क्या आएगा 3.4640, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ये मीटर दे रखा है ना, तो मीटर में आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक घनाभ की माप 20 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 8 मीटर है, तो इसमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये घनाभ की माप 20 मीटर 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसमें 4 मीटर के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ठीक है, या अब यहाँ हमें आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन क्यों निकालना पड़ेगा, देखो सीधी सी बात है, अगर मैं कहता हूँ ये इसका अगर हमारे को क्षेत्रफल निकालना है, कितनी जगह घेरता है, वो तो क्या हो जाता है क्षेत्रफल। और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ये बर्तन है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो क्या होता है, वो आयतन होता है। ठीक है, तो ये घनाभ के अंदर कुछ डब्बे रखेंगे, तो किस में किस जगह, घनाभ के अंदर ही रख रहे हैं ना, तो अंदर कितने डब्बे आ सकते हैं उसके लिए आपको आयतन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि घनाभ का ये जो घनाभ है 20 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 इंटू 10 इंटू 8 वाला, इसका आयतन क्या होगा, तो ठीक है सबसे पहले तो उसका आप आयतन निकालिए, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है हमारे पास सीधा सा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 10 इंटू 8, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 200, 200 को 8 से करोगे ये कितना आ जाएगा 1600 मीटर क्यूब। ठीक है, 1600 मीटर क्यूब आया। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें 4 मीटर माप के रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या बताओ। 4 मीटर माप के मतलब लंबाई भी 4 चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, तो उसका आयतन कितना होगा, डब्बे का आयतन, जो रखने वाला डब्बा है वो डब्बे का आयतन कितना निकल के आएगा हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या आएगा 4 इंटू 4 16, 16 चौक 64 मीटर क्यूब। तो अब इस 1600 मीटर क्यूब में 64 मीटर क्यूब के कितने डब्बे आ सकते हैं, तो सीधी सी बात है जो बड़ा वाला है घनाभ है उसमें छोटे वाले डब्बे का भाग लगा दीजिए, पता चल जाएगा कितने डब्बे आएंगे। तो देखो कितने डब्बे आएंगे यहाँ, इसको काट देते हैं हम, देखो 4 से काटते हैं सबसे पहले, तो ये कितनी बार कटेगा 4 400, इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 16 बार ही कटेगा ना। हाँ, वापस इसको 4 से कट सकता है, ठीक है, तो 4 से काटो, ये क्या आया 100, ये क्या आया 100/4, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 25 डिब्बे, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल क्या होता है, जो जितनी जगह घेर रहा है वो तो हो गया उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके अंदर कोई डब्बा है, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है, या किसी एक माचिस की डिब्बी है उसके अंदर जितनी माचिस की डिब्बियाँ भर सकते हैं हम, वो उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल और आयतन में ये चीज़ थोड़ी क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक शंकु की ऊंचाई 15 मीटर है तथा इसकी त्रिज्या 8 मीटर है, तो बताओ इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े की माप क्या होगी। देखो शंकु क्या होता है, ये शंकु कुछ इस तरह का होता है ना हमारे पास। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, ये चीज़ दे रखी है ना, ऊंचाई तो कितनी दे रखी है 15, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 8। अब ये क्या कह रहा है कि बताओ इसके चारों ओर लगाए जा सकने वाले कपड़े का माप क्या होगा, मतलब ये शंकु है ना, इसके चारों ओर कितना कपड़ा हम लगा सकते हैं, कितना कपड़ा इसके चारों ओर हम लपेट सकते हैं, वही तो पूछ रहा है ना। तो मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है केवल इसके चारों ओर का, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है,
क्या कह रहा है तो बताओ इसके चारों ओर, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा। इसमें देखना ये सरफेस इंक्लूड नहीं है, केवल जो ये ढालू भाग है ना वक्र पृष्ठ का, ठीक है, ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, याद रखना पाई आर एल। एल क्या होती है, ये लंबाई होती है, त्रियक लंबाई। तो देखो जब ये 15 है ये 8 है, हमने क्या देखो हमें ट्रिपलेट्स पता है, ट्रिपलेट्स पता है मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ 15 8, तो जाहिर सी बात है अगर ये 15 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 17। ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए 8 15 और 17। सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण और इसको लंब कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ की तिर्यक रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 17। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है ना तो एक काम करो, कर्ण स्क्वायर क्या होता है अपने पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है ना। अगर आपको डाउट होगी 17 कैसे लिया है तो देखो आधार का स्क्वायर कितना 8 8 8 64, लंब कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा ये 289। और 289 तो कर्ण, अगर कर्ण स्क्वायर 289 है तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 17, ये तो लिए हमने, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा कैसा ही। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का, नोट कर लेना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना देर का हमें 8 होती है, त्रिक लंबाई अभी निकाली हमने कितनी होती है 17, ठीक है। इसको सोल्व करिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है करते हैं। 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल ऊपर 1, 8 दूनी 16 1 17, 17/7 इंटू ये वापस क्या आया 17, 176 को 17 से मल्टीप्लाई करो वापस, 7 में इसका 2 हासिल ऊपर 4 7 7 19 3 5, ये 12 इंटू 6 7 1, ये कितना आ जाएगा 2 9 9 2, 299 2 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा 7 चौक 28, 4 1 बचा 2 बार गया कितने से 14, 5 बचेगा 5 और 2 52 बचा ना, 52 में कितनी बार जाएगा 7 7 49, तो ये कितना आएगा कुछ कुल 427 पॉइंट, फिर कितना बचेगा 3, तो ये कुछ हमारा 4 के समथिंग आएगा, ठीक है। 427.4 मीटर क्षेत्रफल है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता यहाँ कि वक्र का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका जो ये ढलवा भाग है ना ये पूरा इसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता तो नीचे क्या है, नीचे एक वृत्त भी तो बन रहा है। अगर ये संपूर्ण पृष्ठ का पूछता ना शंकु के, इसको भी नोट कर लेना, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ये पूछता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता हमारे पास पाई आर एल, ये तो है ही, लेकिन साथ में इसके साथ ये जो बेस आ रहा है इसका ये क्या है वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये और ऐड हो जाता। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, ये इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ हमने इसको इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ क्या कह रखा था केवल चारों ओर लगाए जा सकने, चारों ओर बोला था बेस नहीं बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर तक की गहराई तक खोदा जाता है, ठीक है, और इसे निकलने वाली मिट्टी को चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है, तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले तो देखना कि क्या कह रहा है वो 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर तक गहराई तक खोदा जाता है, मतलब क्या कह रहा है ये एक कुआं है, ठीक है, ये कुआं है और ये क्या है इसका व्यास क्या है 20 मीटर, व्यास 20 मीटर मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपने आप इसकी आधी 10 हो जाएगी, और गहराई कितनी है 14 मीटर तक खोदा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसके अंदर से मिट्टी निकली कितनी, तो देखो ये एक बेलन के शेप का होता है ना कुआं, तो बेलन का आयतन मिट्टी कितनी निकलेगी आयतन के बराबर निकलेगी, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से देखो सबसे पहले मिट्टी निकली कितनी, तो पाई को तो ऐसी एज इट इज रहने दो आप, ये क्या है 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और एच कितना देर का है हमें 14, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको 100 ही कर लेते हैं चलो, 22/7 इंटू 100 इंटू 14, 7 दूनी 14 44, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4400 मीटर क्यूब, मतलब मिट्टी कितनी निकली है कुएं से 4400 मीटर क्यूब की बराबर मिट्टी निकली है। अब ये क्या कह रहा है कि इससे निकाली मिट्टी को चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है, मतलब वो क्या कह रहा है
कि इसको 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर इसने क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया। तो इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसलिए क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर 5 मीटर तक क्या करा इसने, वापस मिला दी। मतलब 20 मीटर का ये व्यास तो था, 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर तक मिट्टी फैला दी। तो ये पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई तक ये मिट्टी आएगी, ये पूछ रहा है। तो देखो ये जो मिट्टी यहाँ बिछाई होगी ये भी क्या बेलन का शेप ही है ना, अलग थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये तो कुआं आ रहा है तो इस जगह तो आएगी नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, जो ये मिट्टी बिछी हुई है ना, आपको मिट्टी का आयतन ये कैसे निकलेगा हमारे पास, πr²h। लेकिन अब ध्यान से देखना कि ये इतना एरिया है, लेकिन इसमें इतना एरिया तो कवर ही नहीं है ना। केवल एरिया कितना कवर हो रहा है हमारे पास, ये देखो एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये आपका कुआं, कुएं के चारों ओर ये 5 मीटर मिट्टी लगा रखी है। ये बाहर वाली त्रिज्या टोटल कितनी हो रही है, 15। और ये अंदर वाली कितनी हो रही है, 10। कुएं की तो 10 ही थी ना। तो ये सबसे पहले आप क्या करो, इससे आप माइनस करो। सबसे पहले अगर आप इसका, अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, मान लो इसका इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो ये क्या होता है, ये आयतन ही निकाल दो। चलो मैं आयतन ही निकालता हूँ आपके पास डायरेक्ट। तो बाहर वाली त्रिज्या इसको तो क्या मान लो 1, πr²h माइनस का πr²h। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, पाई और एच तो कॉमन ले लो आप, r1² माइनस r2²। अब यहाँ ध्यान से देखना, पाई इंटू एच इंटू r1 क्या है हमारे पास, बाह्य त्रिज्या कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर और अंदर वाली कितनी है 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 22/7 इंटू एच इंटू ये कितना, 15 का स्क्वायर 225 माइनस का 100। ये कितना आएगा 22/7 इंटू एच इंटू 125 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब ये वाली जो मिट्टी है और ये वाली मिट्टी बराबर है ना दोनों, तो इन दोनों को इक्वल रख दीजिए आपके पास। भाई जो निकाली मिट्टी वही तो इसके चारों ओर बिछाई है, जो निकाली मिट्टी वही तो यहाँ बिछी हुई है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है, तो यहाँ इन दोनों को आपस में इक्वल रख लीजिए। ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू एच इंटू 125 इक्वल में 4400। अब आपको ऊंचाई निकालनी है ना, तो यहाँ से एच आपके पास आ रहा है, ये इसको सोल्व करिए, आपके पास ऊंचाई आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा 200। इसको काट दीजिए, 25 से कितनी बार कटेगा 8 बार, ये कितनी बार कटेगा 5 बार। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एच क्या आएगी आपके पास, 8 7 56, सॉरी ये क्या आएगा 8 7 56, 56/5। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 11.2 मीटर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझाता हूँ आपके पास अगर कंफ्यूजन रहा हो तो। देखो सबसे पहले क्या रहा, कुआं खोदा, तो कुएं से मिट्टी कितनी निकलेगी, वो जो उस कुएं का आयतन होगा वही तो मिट्टी निकली, तो उसका आयतन हमने निकाल दिया। तो मिट्टी को टोटल कितनी निकली 4400 मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है कि कुएं के चारों ओर मिट्टी बिछाई उसने, कुएं के चारों ओर यही तो मिट्टी बिछाई होगी, तो इसका आयतन कितना होगा πr² इसका भी रहा होगा। लेकिन बीच में कुआं है, यहाँ तो कोई मिट्टी नहीं बिछी ना। तो मतलब हमारे को क्या कह रहा, केवल इस वाले एरिया का। तो इस वाले का एरिया का कैसे निकालेंगे, एक बार आप पूरे का निकाल दो, इससे इसका माइनस कर दो, वही तो निकाला हमने। एक बार तो इस पूरे गोले का, और अगर ये कुआं वाला माइनस करना है तो ये माइनस कर दिया, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे बिछी हुई मिट्टी कौन सी होगी, जो इससे निकली उसके बराबर ही तो होगी, तो इसको दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे आज की वैल्यू क्या आ जाएगी 11.2। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें टाइम तो लगेगा समझाने में, अगर आप जल्दबाजी मत करना, टॉपिक ही ऐसा है, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का आयतन क्या होगा। देखो गेंद दे रखी है ना, मतलब गोला। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, नोट कर लेना। गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 πr³। ठीक है, नोट कर लेना इसको, गोले का आयतन 4/3 πr³। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाहरी व्यास मतलब मान लीजिए ये कोई एक गेंद है, इसका जो बाहरी व्यास है ना, ये बाहरी व्यास ये कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, और ये क्या है व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है वो, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो इस गेंद का आयतन क्या होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी मोटाई, कोई भी टेनिस की बॉल लाते हो तो वो टेनिस की बॉल का एग्जाम्पल से समझ लो। टेनिस बॉल का जो खोल आता है ना,
वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबा है, तो 1 सेंटीमीटर इधर से और 1 सेंटीमीटर इधर से, मतलब टोटल कितना, 2 सेंटीमीटर जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये। तो अंदर का आयतन क्या आयतन मतलब हमारे को ये चीज़ निकाल ली कि इसके अंदर का आयतन क्या है। तो देखो 1 सेंटीमीटर इधर से गया, 1 सेंटीमीटर बचा, कितना ये 10 था ना, तो इसका व्यास कितना बचा अंदर, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यही पूछा है ना। तो देखिए हमारे को आयतन निकालना है, तो क्या करें, सबसे पहले बाहर वाला निकाल दो और उसके बाद अंदर वाला निकाल दो। यहाँ एक चीज़ और देना, ध्यान देना, गेंद का आयतन पूछा, मतलब हमें ये खोल का आयतन ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंदर तो खाली है, वो गेंद थोड़ी है। ठीक है, तो ये खोल, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। हमें को केवल इस खोल का आयतन निकालना पड़ेगा और वही क्या होगा, गेंद का आयतन होगा। तो कैसे निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या 5 और आंतरिक त्रिज्या 4, तो इस वाले में से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा ना। तो ठीक है, इसको माइनस कर लीजिए। ये बाहर वाला जो पूरा गोला है, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5। तो देखो ये तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये तो यही आएगा ना। देखो बाहर वाला मैं आपको बता देता हूँ, 4/3 पाई, ये 5 का क्यूब माइनस का 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4 का क्यूब। यही चीज़ होगी जो गेंद का आयतन होगा। तो इसको डायरेक्ट मैं यहाँ में लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ तो दोनों में कॉमन आ गई। ठीक है, बचा क्या अंदर, 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। सोल्व कर लीजिए इसको, 4/3 इंटू 22/7, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। 125 में से जब हम 64 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 125 में से जब 64 माइनस करोगे तो एक बचेगा, 12 से 6 61 इंटू 61। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, देखिए अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय की भी कमी है, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 255.62 सेंटीमीटर क्यूब। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका गेंद का आयतन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए बेलन क्या होता है आपके पास, इस तरह का बेलन होता है कुछ। बेलन का क्या पूछा, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है आपके पास, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये तो होता है इसका आयतन। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर है, तो इसका होता है आयतन। बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये क्या होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। वो भी कैसे निकालते हैं हम, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा 2πr, और ऊंचाई, इसका ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो ना, तो ये लिखना है यहाँ, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा 2πr/h। और अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ का पूछता, तो ये वाला और ये वाला इंक्लूड होता ना, तो फिर वो कितना हो जाता, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना हो तो ये अलग से लिख लेना, 2πr/h प्लस 2πr²। एक ये दो वृत्त हो रहे हैं, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो 2πr²। तो ये कितना आ जाएगा 2πr, तो कॉमन h प्लस r। ठीक है, ये वाली चीज़ भी नोट कर लेना। ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या में तो क्या कह रहा है 20% की कमी, और ऊंचाई में 30% की वृद्धि। ऊंचाई में कितनी 30% की वृद्धि। तो मैंने आपको परसेंटेज जब सोल्व करवाया था, इसकी देखो यहाँ फॉर्मूला भी लाने की जरूरत नहीं थी आपको। मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है ना, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है 20% की कमी मतलब -20। यहाँ क्या कह रहा है 30 की वृद्धि मतलब प्लस का 30। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के 20 को माइनस का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 600/100। तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 20 प्लस का 30 माइनस का 6। सही आएगा ना यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके प्लस 5 प्लस 4। ठीक है, मतलब हुआ क्या है यहाँ 4% की वृद्धि होगी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख लेना, परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखना कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है।
एक गोले की त्रिज्या को 1.5 गुना कर दिया जाए तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पहले का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, 1.5 गुना मतलब अब मान लीजिए 1.5 गुना क्या होगा, पहले 100 था तो अब कितना कर दिया 150। कोई डाटा नहीं दिया है ना, तो अपने आप से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 गुना का मतलब क्या, पहले अगर 100 सेंटीमीटर थी तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया हमने, 1.5 गुना मतलब कितना 150 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर कर लो, 100 की जगह 150 कर दिया। अब देखो गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो नोट करना, गोले का क्षेत्रफल, ये भी फॉर्मूला नोट करना आप। गोले का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4πr²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, r² आ रहा है ना, मतलब r इंटू आर का प्रोडक्ट है, तो वही परसेंटेज वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। क्या हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 1.5 गुना का मतलब देखो 100 से कितना हो रहा है 150 हो रहा है, मतलब कितने 50% की वृद्धि हो रही है ना। तो 50% की वृद्धि, प्लस का 50, ये भी प्लस का 50, और 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2500/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा आपके पास, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 125%। मतलब क्या हो जाएगा 125% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें, तो पहले का कितना गुना हो जाएगा। देखो पहले 100 था, मान लीजिए 100 था, तो अब 125 की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा ना। तो पहले का कितना हो जाएगा 225, मतलब देखो 100 की जगह 225 हुआ, मतलब कितना हो 2.25 गुना, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि पहले का कितना गुना हो जाएगा, तो अगर 125% की वृद्धि हो रही है, तो मान लीजिए अगर 125% की वृद्धि कितनी, पहले अगर 100 था, 125% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया टोटल 225 हो गया। तो अगर पहले 100 था अभी 225 है, तो कितना पहले का कितना गुना हो गया, ये पहले का तो कितना 2.25 गुना ही हुआ ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा पूछता कि कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, तो 125% वृद्धि हुई, पहले का कितना गुना हुआ, तो पहले का 2.25 गुना हुआ। ठीक है, इस चीज को थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना। यदि समप्रिज्म का आधार उतना ही रहे और पार्श्व कोरों की माप आधी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। अब देख लीजिए, अगर कोई भी प्रिज्म है, ठीक है, अगर उसका आधार बराबर है, केवल जो ये भुजाएं हैं ये समान है, अगर इसको आधी कर देंगे हम तो कितना आधा हो जाएगा ना क्षेत्रफल, आयतन, उसका आयतन कितना कम होगा। मान लीजिए पहले अगर 100 लीटर, पहले इसकी कैपेसिटी 100 मीटर क्यूब थी, तो अब कितनी हो जाएगी, आधा कर दोगे तो 50 मीटर क्यूब हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, कितना कम होगा, 50% कम होगा। सीधा सा कॉमन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा कर देंगे मतलब देखो सभी भुजाएं समान, और उसको आधा कर दो आप तो कितना हो जाएगा 50% ही तो कम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। देखो घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, घन का आयतन क्या होता है हमारे पास, भुजा क्यूब। ठीक है, दिया हुआ कितना है 27:1, 27:1 दिया है ना। ये क्या भुजा क्यूब की वैल्यू तो है, पहले वाले को अगर मैं 1 मान लेता हूँ और A2 मान लेता हूँ, तो भुजा क्यूब की भुजा की कितनी वैल्यू दे रही है हमें। ठीक है, ये 27, तो मतलब ये कितना है, भुजा निकालनी है ना। अगर A³ की वैल्यू 27 है, तो एक A1 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो डायरेक्ट यहाँ से निकालो आप, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर A1³ अगर 27 है तो A1 कितना आ जाएगा 3, और अगर A2³ की वैल्यू अगर 1 है तो A2 कितना आएगा 1 ही आएगा ना। तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा 3:1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सी चीज है। ठीक है, कुछ नहीं है, आयतन का अनुपात दे रखा है 27:1, तो इसकी जो भुजा भुजा क्यूब अनुपात क्या होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब की वैल्यू अगर 27 है तो भुजा कितनी आ जाएगी, जाहिर सी बात है 3 आएगी। क्यूब कर दो इसका, इधर भी क्यूब कर दो, एक का क्यूब क्या आएगा एक ही, तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा 3:1, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:2:1 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात दे रखा है ना, तो हम मान लेते हैं क्या है 3x है, 2x है और x है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 28 सेंटीमीटर की। ठीक है, सॉरी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 28, और इसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 3:2:1, तो हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो रुकना 2 मिनट यहाँ,
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है ना 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना आ जाएगा 3x इंटू 2x। ये देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं इसका, ध्यान से देखना, प्लस का 2x इंटू एक्स, चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी x इंटू 3x। इसको सोल्व करिए और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 दे रखा है ना, तो यहाँ डायरेक्ट इसको सोल्व कर लीजिए। यह क्या आएगा 2, ये तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, ये 2 को आप इससे डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो 44। अब आगे देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 और 3 15, 15x स्क्वायर, ठीक है। 15x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 44, ठीक है। 15x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी ये कितना आएगा, 6 2 8, 8 3 11, तभी मैं देखूँ कट पॉइंट में आ जाता फिर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 44 में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो ये वहाँ यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हमने क्या माना 3x 2x और x इसकी भुजा मानी, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आयतन निकाल दीजिए यहाँ, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 3 इंटू 2, लंबाई तो ये हो गई, इंटू 2 इंटू 2, चौड़ाई ये हो गई, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 इंटू, डायरेक्ट लिखो आप 6, 2 इंटू 4 इंटू ये कितनी 2, तो 6 चौक 24, 24 और दूना 48, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ नहीं, हमें क्या दे रखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये जब 88 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकाल दी। अब जब x की वैल्यू 2 निकाल दी, अब यहाँ देखिए हमें अनुपात दे रखा था, अनुपात दे रखा था तो क्या मान लिया हमने इसको 3x 2x और x, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये कितना हो जाएगा 6 4 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आयतन क्या होता है घनाभ का, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 6 इंटू 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 48 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस बार काफ़ी लेट हो गए, कहीं बिजी चल रहे थे, ठीक है। तो आपकी पटवारी का एग्जाम आने वाला है पता है मुझे, आपकी पटवारी के एग्जाम से पहले पहले ये वाला जो आपका पटवारी का केवल एक ही टॉपिक बचा था हमारे वॉल्यूम, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप ये वीडियो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले पहले लगभग अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 दिन में आपके ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन है इसमें, 70 के 70 आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चनों में भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वापस आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।